हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि अध्ययन करने से पहले हमें अध्ययन करना होगा वर्णों के वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि जब तक वर्णों का वर्गीकरण का हमें पता नहीं चलेगा तब तक व्यंजन संधि के जो नियम होते हैं उनको हम पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्णों का वर्गीकरण है वो है प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है। इसमें एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में आता है पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और महाप्राण में कौन सा होता है? दूसरा और चौथा वर्ण। अल्प प्राण में य, र, ल, व तथा सभी स्वर। महाप्राण में होता है श, और स और एक और बच गया है। तो प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? दो भागों में किया गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में होता है पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। इसमें होता है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। इसमें अल्प प्राण में य, र, ल, व और सभी स्वर सम्मिलित होते हैं, जबकि महाप्राण में श, स और ह सम्मिलित होते हैं। यूं हो गया प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब होता है घोष के आधार पर। घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष का मतलब होता है नाद ओब्लिक स्वर ओब्लिक कंपन, अर्थात नाद स्वर ओब्लिक कंपन के आधार पर भी वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। और इसका वर्गीकरण भी दो भागों में किया जाता है। पहला होता है अघोष। पहला क्या होता है? अघोष। और दूसरा भाग क्या होता है? सघोष या घोष। सघोष या घोष। पहला जो अघोष होता है उसमें सम्मिलित रहता है पहला व दूसरा वर्ण। इसमें सम्मिलित रहता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अघोष में सम्मिलित रहता है स और स। और इसमें सम्मिलित रहता है य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर। अघोष में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित रहते हैं? पहला और दूसरा वर्ण स। सघोष या घोष में सम्मिलित रहते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर। ये सम्मिलित रहते हैं सघोष में। अब इन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो हम एक टेबल के आधार पर समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वर्णों का वर्गीकरण। घोष के आधार पर मैंने दो प्रकार के बताए थे। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष ओब्लिक घोष। अघोष में होता है पहला, दूसरा वर्ण। इसमें होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसमें होता है स और स। इसमें होता है य, र, ल,
व, है तथा सभी स्वर। सभी स्वर ये हो गए घोष के आधार पर अघोष और सघोष। अब होता है प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर भी दो भागों में बांटा जाता है। अल्प प्राण, इसमें होता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तथा य, र, ल, व और सभी स्वर। सभी स्वर। फिर होता है महाप्राण। महाप्राण, इसमें होता है दूसरा, चौथा वर्ण तथा स, और है। ये हो गए महाप्राण। ये बन गई एक टेबल। अब इसको और विस्तारित रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस तरफ से देखेंगे तो अघोष वर्णों का पता चलता है, इस तरफ से देखेंगे तो सघोष वर्णों का पता चलता है। यहां से देखेंगे तो अल्प प्राण का पता चलता है, यहां से देखेंगे तो महाप्राण का। तो अघोष में कौन सा वर्ण सम्मिलित है? पहला और दूसरा। और इसमें कौन सा वर्ण सम्मिलित है? पहला। और दूसरा किस में सम्मिलित है? महाप्राण में। तो पहला वर्ण कौन सा है? क। क का दूसरा वर्ण कौन सा है? ख। इसी प्रकार च, इसी प्रकार छ, इसी प्रकार ट, ठ, त, थ, प, फ, प और फ। तो इस तरफ से देखेंगे तो कौन से वर्ण हो गए? अघोष वर्ण हो गए। इस तरफ से देखेंगे तो अल्प प्राण, इस तरफ से देखेंगे तो महाप्राण। अघोष में स और स सम्मिलित है, तो इसमें से कौन सा लिखा जाएगा? स और स। ये तो हो गए अघोष। कौन से वर्ण हो गए? अघोष। अब यहां से देखो इसमें कौन सा वर्ण आता है? तीसरा। तो क वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? ग। और इस तरफ से देखेंगे तो कौन सा वर्ण आएगा? चौथा। तो ये घ। और ये पांचवा क्या आ जाएगा? ग। फिर च का कौन सा आएगा? च, छ और ज, फिर झ, फिर ये, फिर ट, ठ, ड, ये ड, ये ढ और ये ण। फिर तीन लाइनें हो गई, तीन वर्ग हो गए, क, च और ट वर्ग हो गए। अब है त वर्ग। तो त वर्ग का त, थ और ये द, ये ध, फिर प, फ, फिर आएगा ब और ये भ और ये म। अब इस तरफ से क्या लिखा है? सघोष या घोष। तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा तो ये रहा और चौथा ये रहा, फिर पांचवा आ गया। उसके बाद में है ये, र, ल, व। तो ये, र, ल, व किस में आएगा? ये, र, ल, व है महाप्राण के सामने आएगा, क्योंकि है महाप्राण की श्रेणी में भी आता है। तो ये लिख दिया है। अब इसके बाद में सभी स्वर सम्मिलित है। सभी स्वर सम्मिलित है। तो अल्प प्राण में कौन से स्वर सम्मिलित है? सभी स्वर सम्मिलित है। और इधर सघोष में कौन से में सम्मिलित है? सभी स्वर। तो ये सभी स्वर, सभी स्वर। तो ये था वर्णों का वर्गीकरण। इन वर्णों के वर्गीकरण के आधार पर ही अपन व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। वर्णों का वर्गीकरण दो आधार पर किया था हमने, घोष और प्राण के आधार पर। तो घोष के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष या घोष। अघोष में पहला, दूसरा वर्ण तथा स। और सघोष में कौन से वर्ण सम्मिलित है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सम्मिलित है। ये, र, ल, व, है तथा सभी स्वर सम्मिलित है। इसी प्रकार जो प्राण है, प्राण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण सम्मिलित है तथा इसके अलावा ये, र, ल, व
तथा सभी स्वर सम्मिलित हैं। और महाप्राण में होता है दूसरा चौथा वर्ण तथा स और है सम्मिलित है। अब इनका जो वर्गीकरण है इन कॉलम के आधार पर करते हैं। जैसे अघोष में पहला और दूसरा वर्ण है तो पहला वर्ण इसमें आ जाएगा क्योंकि इसमें भी अल्प प्राण में पहला है, और महाप्राण में दूसरा तो दूसरा यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो ये वर्ण तो होते हैं अघोष और ये वर्ण माने जाएंगे सघोष, और इस तरफ से देखेंगे तो ये माने जाएंगे अल्प प्राण और ये जो वर्ण है वो माने जाएंगे महाप्राण। अब ये अगर वर्ण समझ में आ जाते हैं तो व्यंजन संधि के जो नियम है उनको आसानी से समझा जा सकता है ताकि अपन किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। अब अध्ययन करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अध्ययन करते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा के बारे में। जब किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से अथवा स्वर से हो तो वहाँ व्यंजन संधि मानी जाती है। जब किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से अथवा स्वर से हो तो वहां व्यंजन संधि मानी जाती है। अब इसका जो का नियम नंबर 1, नियम 1, प्रथम वर्ण प्लस सघोष या घोष वर्ण पंचम वर्ण को छोड़कर हो तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। प्रथम वर्ण प्लस सघोष या घोष वर्ण हो पंचम वर्ण को छोड़कर तो प्रथम जो वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब इसको और थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्रथम वर्ण प्लस तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ओब्लिक य र ल व तथा सभी स्वर हो तो, यानी कि संयोजन से पहले प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ओब्लिक य र ल व तथा सभी स्वर हो तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखते जैसे मैं सबसे पहले उदाहरण लिखा मैंने वाक प्लस ईश। संयोजन से पहले क्या है? प्रथम वर्ण है। संयोजन से पहले क्या है? प्रथम वर्ण। और संयोजन के बाद में क्या है? तीसरा चौथा पांचवा ओब्लिक ये र ल व तथा सभी स्वर। तो स्वर कौन सा आ गया? ई। हो तो जो प्रथम वर्ण होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। तो वह ऐसा कैसा लिख दिया। क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग। तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। और बाकी जो बच गया वो ऐसा कैसा लिखे देंगे। ये जो ई की मात्रा वो किस में जुड़ेगी? ग में जुड़ेगी। शब्द क्या बनेगा? वागीश। शब्द क्या बना? वागीश। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा वाक प्लस जाल। संयोजन से पहले क्या है? प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण। संयोजन के बाद में क्या है? तीसरा वर्ण। तो ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो ये वाह ग किस में बदल जाएगा? ग में। और ये जाल ऐसा का ऐसा लिखे देंगे।
अब इसका जो सही रूप है वो कैसे लिखा जाएगा? वागजाल, वागजाल। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, मैंने लिखा जगत प्लस ईश। संयोजन से पहले क्या है? प्रथम वर्ण है। संयोजन के बाद में क्या है? स्वर है। तो जो संयोजन से पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। तो ज ऐसा कैसा, ग ऐसा कैसा, तय की जगह क्या जाएगा? द, हलंत युक्त। या फिर ये ई इसमें जोड़ देते हैं तो द में ई की मात्रा जोड़ दी, शब्द क्या बना? जगदीश। इसी प्रकार और देखिए, जैसे मैंने लिखा जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा। संयोजन से पहले क्या है? प्रथम वर्ण है। तो तय जो है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। तो ज ऐसा कैसा, ये ग और तय के स्थान पर क्या जाएगा? द, हलंत युक्त द आ जाएगा। और ये ए किस में जुड़ जाएगा? द में जुड़ जाएगा। तो द पूरा हो जाएगा। ये ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये ए किस में जुड़ेगा? द में। तो ये ज, ये ग, ये द पूरा और ये अम्बा, शब्द क्या बना? जगदम्बा। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, मैंने जैसे लिखा उत प्लस ए, उत प्लस ए। संयोजन से पहले अगर प्रथम वर्ण हो और संयोजन के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, य, ल, व तथा सभी स्वर में से कोई भी वर्ण हो तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। तो ये उ तय किस में बदल जाएगा? द में। और ये ए ऐसा का ऐसा लिख दिया। कोई भी जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले हलंत युक्त व्यंजन को पूरा करता है। ये ए किस में जुड़ जाएगा? द में। तो इस शब्द क्या बनेगा? उदय। शब्द क्या बना? उदय। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। च वर्ग है, प्रथम वर्ण हो गया और संयोजन के बाद में क्या है? स्वभी, स्वर में से कोई भी एक स्वर आ गया। तो जो च है वो किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, हलंत युक्त। ये अंत ऐसा का ऐसा लिख दिया और ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। कोई भी जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले हलंत युक्त व्यंजन को पूरा करता है। तो ये ए पूरा होगा, ये ए, फिर ये ज पूरा हो गया और ये अंत, शब्द क्या बना? अजंत। आगे देखिए, इसे मैंने लिखा सट प्लस आनंद। संयोजन से पहले प्रथम वर्ण और संयोजन के बाद में स्वर है। तो ये स ऐसा कैसा, ट अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा और ये आनंद ऐसा का ऐसा लिख देंगे। कोई भी जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले हलंत युक्त व्यंजन को पूरा करता है। तो ये स ऐसा कैसा, ड में क्या जुड़ जाएगा? आ की मात्रा। तो ये डा और ये नन, शब्द क्या बना? षडानन। इसी प्रकार देखिए, जैसे मैंने लिखा सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र। स ऐसा का सा, ट अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा और ये यंत्र ऐसा का ऐसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? षड्यंत्र। इसी प्रकार आगे देखिए, जैसे मैंने लिखा सट प्लस गुण, सट प्लस गुण। ये स ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब ये जो ट है, ट अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। तो ट की जगह क्या लिख देंगे? ड, हलंत युक्त ड लिख देंगे और ये गुण ऐसा का ऐसा लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा? षड गुण। अर्थात अगर संयोजन से पहले प्रथम वर्ण और संयोजन के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, य, ल, व तथा सभी स्वर में से कोई भी वर्ण आ जाए तो जो प्रथम वर्ण वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा सुप प्लस अंत। ये जो प है, ये सु ऐसा कैसा, प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। ये अंत ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये जो स्वर है वो अपने से आगे वाले व्यंजन में जुड़े जाएगा। शब्द क्या बनेगा? सुबंत। शब्द क्या बना? सुबंत। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा सुप प्लस आदि, सुप प्लस आदि। ये सु ऐसा का ऐसा, प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। ये आदि ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये स्वर है, ये ब में जुड़ जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? सुबादी। शब्द क्या बना? सुबादी। और आगे उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने लिखा भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता। ये भगव
तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये द हलंत युक्त, क्योंकि तय भी हलंत युक्त है, और ये गीता ऐसा का ऐसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा? भगवद गीता। और इसका जो विच्छेदन था वो कैसे था? भगवत प्लस गीता, तो तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। शब्द क्या बनेगा? भगवद गीता। इस प्रकार ये था व्यंजन संधि का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या था? प्रथम वर्ण के बाद में कोई भी सघोष वर्ण हो तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। अब अध्ययन है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो अब है नियम नंबर 2। नियम 2, दूसरा नियम क्या है? प्रथम वर्ण के बाद में, प्रथम वर्ण के बाद में कोई भी पंचम वर्ण हो, कोई भी पंचम अर्थात पांचवा वर्ण हो, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदले जाएगा। पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात संयोजन से पहले प्रथम वर्ण और संयोजन के बाद में पांचवा वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदले जाएगा। उदाहरण, सबसे पहले मैंने लिखा वाक प्लस मैं। संयोजन से पहले प्रथम वर्ण और संयोजन के बाद में कोई भी पांचवा वर्ण, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाएगा। तो संयोजन से पहले क्या है? प्रथम वर्ण, और संयोजन के बाद में कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है। तो ये जो क है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। इसका पांचवा कौन सा वर्ण होता है? ग होता है। और ये मैं ऐसा का ऐसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा? वांग्मय। शब्द क्या बना? वांग्मय। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा दिक प्लस नाक। शब्द क्या लिखा? दिक प्लस नाक। संयोजन से पहले क्या? प्रथम वर्ण, और संयोजन के बाद में कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है। तो ये जो क है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदले जाएगा। तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा है? ग। और ये नाक ऐसा कैसा लिखे देंगे। शब्द क्या बनेगा? दिंगनाक। इसी प्रकार और उदाहरण समझते हैं। इसके लिए आगे जैसे मैंने लिखा सट प्लस मास। क्या लिखा? सट प्लस मास। संयोजन से पहले क्या है? ट, अर्थात प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण तो ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदले जाएगा, क्योंकि संयोजन के बाद में पांचवा वर्ण है। तो ट का पांचवा वर्ण क्या होता है? ण। तो ये ण हलंत युक्त लिख दिया। ये मास ऐसा का ऐसा लिखे दिया। इसका जो सही रूप है वो कैसे लिखा जाएगा? क्षणमास। क्षणमास। ये न आधा रहेगा, अर्थात हलंत युक्त रहेगा। इसी प्रकार मैंने लिखा सट प्लस मूर्ति। सट प्लस मूर्ति। अब इसका जब संयोजन करेंगे या जोड़ेंगे तो ट अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदले जाएगा। और ये मूर्ति ऐसा का ऐसा लिखे देंगे, क्योंकि ये हलंत युक्त रहेगा। हलंत युक्त रहेगा तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? क्षणमूर्ति। क्षणमूर्ति। इसी प्रकार आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं अगला उदाहरण लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा जगत प्लस माता। जगत प्लस माता। ये तय है, अर्थात प्रथम वर्ण है। और आगे क्या आ गया? पांचवा वर्ण। तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदले जाएगा। तो ये ज, ये ग, और तय का पांचवा क्या होता है? न, वो भी हलंत युक्त। और ये माता ऐसा का ऐसा लिखे देंगे। ये दोनों ही शब्द शुद्ध माने जाते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया तो ये भी शुद्ध माना जाएगा। शब्द क्या बनेगा? जगन माता। शब्द क्या बना? जगन माता। इसी प्रकार आगे लिखते हैं जगत प्लस निवास। आगे क्या लिखा मैंने? जगत प्लस निवास। अब ये आ गया प्रथम वर्ण। आगे क्या आ गया? पंचम वर्ण। तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदले जाएगा। तो तय वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो कौन सा होता है? न होता है। तो ये ज, ये ग, और ये न हलंत युक्त, और ये निवास एक बार ऐसा का ऐसा लिखे देते हैं। अब इसका जो शुद्ध रूप है वो कैसे लिखा जाएगा? ज, ग, और ये डबल न आ जाएगा निवास, क्योंकि ये आधा हलंत युक्त है। वो किसके साथ लिखा जाएगा? पूरे न के साथ लिखा जाएगा। शब्द क्या बनेगा?
जगनिवास। इसी प्रकार आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा उत प्लस मेष, उत प्लस मेष। तय का जो पांचवा वर्ण होता है वो होता है न, और ये संयोजन के बाद में पांचवा वर्ण आ रहा है, तो तय का पांचवा कौन सा हो जाएगा, न हलंत्युक्त, और ये मेष ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसको संयुक्त रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये शब्द भी शुद्ध है और ये शब्द भी शुद्ध है। इस प्रकार ये था व्यंजन संधि का दूसरा नियम। नियम नंबर 2 क्या था कि प्रथम वर्ण के बाद में यदि पांचवा वर्ण आता है तो जो प्रथम वर्ण वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदले जाता है, यानी कि वह अपनी लाइन के पांचवें वर्ण में बदले जाएगा। जैसे मैंने लिखा था दिक प्लस मैं, अब संयोजन से पहले आ गया प्रथम वर्ण और संयोजन के बाद में आ गया पांचवा वर्ण, तो ये जो क है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदले जाएगा। इसका पांचवा वर्ण कौन सा होता है, ग वर्ण होता है। तो इस प्रकार शब्द क्या बनेगा, वांग्मय। अब अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के नियम नंबर 3 के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।